हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। सो व्हाट इज इंडक्शन? डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है। सो इंडक्शन जो है ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर कैस्केड ऑफ सिग्नलिंग इवेंट्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे सिग्नलिंग इवेंट्स होते हैं जो अल्टीमेटली हेल्प करते हैं डेवलपमेंटल फेट में। सो जो सिग्नल जनरेट होता है इंडक्शन प्रोसेस के दौरान उसको हम इंडक्टिव सिग्नल कहते हैं। इंडक्शन प्रोसेस के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज इंड्यूसर। इंड्यूसर कोई भी सेल या टिश्यू हो सकता है जो सिग्नल को प्रोड्यूस करता है। सेकंड इज रिस्पॉन्डर। रिस्पॉन्डर क्या करेगा? रिस्पॉन्डर विल रिस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर इंटरेक्शन। उस इंटरेक्शन को रिस्पॉन्ड करने के लिए देयर इज second component, that is responder. Now what is competence? As we all know, there are two components of the inductive signaling. First is inducer जो सिग्नल को इंड्यूस करेगा। सेकंड इज रिस्पॉन्डर जो उस सिग्नल को रिस्पॉन्ड करेगा, उस इंटरेक्शन को रिस्पॉन्ड करेगा। सो कॉम्पिटेंस क्या होता है? इट इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। ये एबिलिटी होती है रिस्पॉन्ड करने की टू पर्टिकुलर और स्पेसिफिक इंडक्टिव सिग्नल। किसी पर्टिकुलर इंडक्टिव सिग्नल को रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी को कॉम्पिटेंस कहते हैं। नाउ इंडक्टिव सिग्नलिंग कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लिगेंड और इट कैन बी द इनिशिएशन ऑफ एनी सिग्नल। सपोज इफ अ सिग्नल इज कमिंग फ्रॉम अ सेल, एक सेल से सिग्नल आ रहा है सपोज, सो देर इज समथिंग टू रिसीव दैट सिग्नल। कोई होना चाहिए उस सिग्नल को रिसीव करने के लिए एंड देन टू रिस्पॉन्ड टू दैट सिग्नल। दैट इज व्हाट इज competences. And the example of competence and induction is the process of eye lens development. It is the best example to understand these two terms. All right. Now there are two types of inductive interaction. दो टाइप से inductive interaction होता है. First is instructive, second is permissive. One by one हम दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे. First of all we will take instructive interaction. इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए इसके अंदर दो सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. There is an involvement of two different cells, two different types of cells. First is inducer cell and second is responder cell, or we can say responding cell. So क्या होगा इसके अंदर? इंड्यूसर सेल जो है सिग्नल को इंड्यूस करेगा and that signal from the inducer cell is very necessary for the responding cell. जब तक इंड्यूसर से कोई सिग्नल नहीं आएगा तो रिस्पॉन्डिंग सेल अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा. सो सिग्नल फ्रॉम दिस इंड्यूसर सेल इज वेरी नेसेसरी फॉर दिस रिस्पॉन्डिंग सेल. देन ओनली इट विल एक्सप्रेसेस जीन. उसके बाद ही रिस्पॉन्डिंग सेल अपने जीन्स को एक्सप्रेस कर पाएगा जब तक इंड्यूसर सेल से उसको सिग्नल नहीं मिलता. सो इसका मतलब है इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन में क्या होता है? अ सिग्नल कम फ्रॉम द इंड्यूसिंग सेल विच इज वेरी नेसेसरी फॉर इनिशिएटिंग अ न्यू जीन एक्सप्रेशन. एक नया जीन एक्सप्रेशन इंड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्डिंग सेल में इंड्यूसर सेल से सिग्नल आना बहुत ही जरूरी है. यानी कि इसके अंदर अ सेल इज टोटली, यानी कि जो रिस्पॉन्डिंग सेल है इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द अदर सेल, दैट इज इंड्यूसर सेल. Now let's take example. Example of the instructive interaction is the stem cells. As we all know, stem cells क्या होते हैं? They are undifferentiated cells. यानी कि उनकी कोई specific job या function नहीं होता है, but they are capable of differentiating into some specialized cell types. उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो डिफरेंशिएट करके कुछ बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स फॉर्म कर सकते हैं. सो जो
स्टेम सेल होते हैं, here the specification only takes place when a cell gets signal from the inducer cell. जब तक स्टेम सेल्स को इंड्यूसर सेल से कोई सिग्नल नहीं आता तब तक वो पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेशन को नहीं शो करते. सो बिकॉज इट नीड्स अ इंडक्टिव सिग्नल, एक इंडक्टिव सिग्नल आना बहुत ही जरूरी है फ्रॉम द अदर सेल्स टू डिफरेंशिएट इनटू अदर सेल टाइप. जब तक इंडक्टिव सिग्नल नहीं आएगा स्टेम सेल्स को, वो अलग अलग सेल टाइप्स फॉर्म नहीं कर पाएंगे. सो स्टेम सेल्स के अंदर क्या होता है, इंडक्टिव सिग्नल आता है स्टेम सेल्स को, then only they will form the other cell types. All right, if we see another example of the instructive interaction, let's assume there is a presence of a tissue A. Tissue A की presence के अंदर the responder cell, that is tissue B, respond and develop into a certain type of genes, or we can say it express the certain type of genes. There is some gene expression. Suppose if the tissue A is absent, tissue A जो है absent है, then the tissue B will not develop into that previous way. क्योंकि यहाँ पे tissue A absent है तो वो tissue B भी develop नहीं कर पाएगा उस वे में जैसे पहले कर रहा था. And let's assume if tissue A is absent but there is a tissue C which is present, but then also tissue B will not develop in that previous way. So we can say जो inductive signaling होती है वो बहुत ही specific होती है. It is very specific. From this example we understood that tissue A से जब तक signal induce नहीं होगा तब तक tissue B उस वे में develop नहीं कर पाएगा. Got it? Now second is permissive interaction. Permissive interaction के दौरान क्या होता है, there is a responding tissue जिसके पास पोटेंशियल होती है, जिसके पास it contains all the potential that are to be expressed, only it needs the environment. रिस्पॉन्डिंग सेल के पास पोटेंशियल होती है अपना जीन एक्सप्रेशन शो करने के लिए किसी भी ट्रेट के लिए, लेकिन उसको एनवायरनमेंट की जरूरत होती है जो उसको अलाउ करती है टू एक्सप्रेस दैट पर्टिकुलर ट्रेट. इट मीन्स जो परमिसिव इंटरेक्शन है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर फेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशन की जरूरत होती है. जब एनवायरनमेंट किसी भी सेल को सपोर्ट करेगा then it will give the permissive interaction. यानी कि यहाँ पर one cell is not dependent on the other cell. It is already committed to that work. It is already committed to that particular work. यानी कि कोई भी टिश्यू रिस्पॉन्डिंग सेल जो है वो ऑलरेडी कमिटेड है अपना काम करने के लिए जो उसे करना है. इट इज ऑलरेडी प्लान्ड और कमिटेड. ओनली आफ्टर गेटिंग द डिजायरेबल एनवायरमेंट कंडीशन, जब उन्हें डिजायरेबल एनवायरमेंट कंडीशंस मिलेंगी तब they will start differentiating and give that expression of that particular trait. Because they are already committed to that work, only one thing they will need a suitable environment conditions to differentiate. So this is all takes place in the permissive interaction. I hope you understood this topic properly.
I hope this video is helpful to you. Share your views in comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.